ये पिक्चर आपको जरूर याद आ रहा होगा। देश के बहुत बड़े वकील एडवोकेट जिनका संवैधानिक विकास में बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, इनका नाम है सोली सोराब जी, जिनका कोविड के कारण निधन हो गया है। एक इतने बड़े हस्ती जिसके अगर ज्ञान को अगर आप उनके जिस केस में वो शामिल हुए सुप्रीम कोर्ट न जाने तो एक बहुत बड़ा नॉलेज डेफिसिट हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, सोली सोराब जी जो एक प्रख्यात न्यायविद और पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, जिनका निधन हुआ है। उन्होंने अनेक केस में ऐतिहासिक फैसलों में पैरवी की, वकालत लड़ा। आज उन्हीं विषयों पर मैं बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले जिससे आज संविधान जाना जाता है। संविधान को नया दिशा दिया सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों ने, जिसमें सोली सोराब जी ने बहस किया सुप्रीम कोर्ट में। आज उन चंद 2-3 फैसलों के बारे में आपके समक्ष मैं प्रस्तुति दे रहा हूं। सबसे बड़ा फैसला जिसमें सोली सोराब जी का नाम हुआ, हालांकि एक जूनियर के तौर पर, वो था केशवानंद भारती मामला। लगभग सभी भारतीयों को पता होगा जो संविधान और भारतीय राजनीति में रुचि रखते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। सोराब जी ने इस मामले में नाना पालकीवाला और फली एस नरीमन के सहयोगी के रूप में काम किया था। यह अब तक का सबसे महत्वपूर्ण फैसला माना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों ने एक साथ मिलकर 24 अप्रैल 1973 को 7-6 के बहुमत से यह व्यवस्था दी थी कि भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। नॉट पार्लियामेंट बट कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। बहुत कम लोगों को इस बारे में, इसके कानूनी पेचीदगियों के बारे में जानकारी होता है। यह पहली बार हुआ, क्योंकि संविधान में यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सुप्रीम कौन है, संविधान सुप्रीम है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार केशवानंद भारती में यह डिसीजन दिया कि इट इज नॉट द पार्लियामेंट बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज सुप्रीम। और ये 24 अप्रैल 1973 को ये डिसीजन आया था। ये लैंडमार्क डिसीजन माना जाता है और आज तक संविधान का जो इंटरप्रिटेशन होता है और संविधान के मामलों पर जो निर्णय होता है, इसी केस के आलोक में किया जाता है। केशवानंद भारती मामला जो है, न्यायपालिका ने टकराव की स्थिति को खत्म करने के लिए संविधान का जो मौलिक ढांचा है, पहली बार एक कॉन्सेप्ट आया, संविधान में कहीं डिफाइन नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, इस थ्योरी को केशवानंद भारती में ही फर्स्ट टाइम प्रतिपादित किया गया। इसमें कहा गया कि भारतीय संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के मौलिक ढांचे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता हो। कहने का मतलब है, संसद जो चाहे संशोधन करे अंडर आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन वह संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे को प्रभावित नहीं करना चाहिए। यही एक कंडीशन था जो केशवानंद भारती में मौलिक ढांचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया। इसके पहले ओरिजिनल संविधान में कहीं पर भी मौलिक ढांचे की कोई बात नहीं कही गई। ये जुडिशियल डेवलपमेंट है, न्यायिक विकास है। न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार होता है न्यायपालिका का, राइट टू जुडिशियल रिव्यू, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के द्वारा जो संविधान में संशोधन किया जाता है वो संविधान के मूल ढांचे के आलोक में और उसका निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन करने के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र है। केशवानंद भारती के कैरियर का सबसे महत्वपूर्ण फैसला अगर आप देखें तो यह केशवानंद भारती मामला होगा। सोली सोराब जी का कैरियर का सबसे बड़ा फैसला इस केस में आया, केशवानंद भारती केस में आया, जहां से एक संविधान को नई दिशा मिली और वकालत के प्रोफेशंस को भी एक नई दिशा मिली।
अगला जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो है मेनका गांधी का मामला, और केस का नाम है मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ 1978। गजब का यह मामला था सुप्रीम कोर्ट में। संवैधानिक लिहाज से यह निर्णय मील का पत्थर माना जाता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जनवरी 78 को जो फैसला दिया उसमें कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 क्या है आप सभी को पता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, यानी जीवन का अधिकार जो है, राइट टू लाइफ है, वो आर्टिकल 21 में है। और इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है सिवाय कानूनी प्रक्रिया, यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यही लिखा हुआ है संविधान में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल कानूनी प्रक्रिया से काम नहीं चलेगा, वह प्रक्रिया भी जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, सही और न्यायोचित, जिसकी न्यायिक समीक्षा संवैधानिक न्यायालय करेगी। संवैधानिक न्यायालय में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की एक नई व्याख्या की मेनका गांधी केस में, एक सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को संविधान का हिस्सा बता दिया। मैं बता दूं भारत का संविधान में लिखा हुआ है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जबकि अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आज भी संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में, लेकिन मेनका गांधी के फैसले ने एक तरह से संविधान की इस व्याख्या को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बना दिया, यानी कि जीवन की जो स्वतंत्रता है वो सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, और केवल कानून बनाने से ही वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो कानून भी जस्ट हो, प्रॉपर हो, रीजनेबल होना चाहिए। ये व्याख्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हिस्सा बना दिया मेनका गांधी का केस है। सोली सोराब जी इस मामले में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वकालत किया और उनका नेम और फेम हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण फैसला अगर आप देखें, यह अत्यंत ही यह भी महत्वपूर्ण फैसला है दीवान चंद बाधवा बनाम बिहार, डीसी बाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1986। एकेडमिशियन के तौर पर डीसी बाधवा ने यह काम किया। बाधवा साहब, प्रोफेसर बाधवा ने एक एकेडमिशियन के रूप में उन्होंने एक बुक लिखा, रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस ऑफ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमेशा पूछता है, ये इतना इंपॉर्टेंट बुक है, इसी बुक पर सारा मामला निर्भर है। रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस ऑफ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या हुआ कि कृषि सुधार कानून पर काम कर रहे थे बाधवा साहब, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पर शोध करने के सिलसिले में उन्होंने पाया कि भारत में एक ही अध्यादेश को यानी ऑर्डिनेंस को सरकार बार बार लागू कर रही है। यह पूरी पुस्तक एक याचिका के रूप में, एक रिट के रूप में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें सोली सोराब जी ने दलील दी कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार केवल और केवल आपातकालीन अधिकार है, यानी कि इमरजेंसी पावर ओनली है, जो तभी किया जा सकता है जब पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर सत्र में नहीं होता है और कानून बनाना अनिवार्य होता है। आप देखें देश में केंद्र सरकार, यानी कि जब संसद सत्र में ना हो तो केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रपति, और जब विधानमंडल राज्यों का सत्र में ना हो तो राज्यों की तरफ से राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर है। लेकिन यह पावर केवल इमरजेंसी पावर है, कानून बनाना मोस्ट अर्जेंट है, लेकिन विधायिका सेशन में नहीं है। कानून कैसे बनेगा? तो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, और ये 123 और 113 में ये दिया हुआ है क्लियर कट। 123 आर्टिकल में दिया हुआ है ऑर्डिनेंस का। तो इसी पर उन्होंने शोध किया, रिसर्च किया और कहा कि एक ही ऑर्डिनेंस बार बार जारी किया जा रहा है, बार बार लागू किया जा रहा है, जबकि यह केवल इमरजेंसी पावर है और बार बार नहीं किया जा सकता है। बिहार में संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हुए एक ही अध्यादेश को 14-15 बार लागू किया गया, और ये सब बातें उन्होंने किताब में लिखा, अपने बुक में लिखा। तब पीएन भगवती उस समय चीफ जस्टिस थे, और उन्हीं के नेतृत्व में 5 जजों की संविधान पीठ ने 20 दिसंबर 1986 को लैंडमार्क जजमेंट दिया।
सोली सोराब जी की दलील को सुप्रीम कोर्ट ने माना और कहा कि अध्यादेश को दोबारा लागू करना यानी रीप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ऐसा नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ा रोक विधायिका के मनमानेपन पर था, जिसमें सोली सोराब जी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी थी और ये मामला में सोली सोराब जी को इस मामले से जोड़कर देखा जाता है, जिसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण लीगल पॉइंट को उठाया और उनके आर्गुमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। एस.आर. बोमई का मामला, आप सभी अवगत होंगे, राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है 356 सैकड़ों बार राष्ट्रपति शासन अब तक लागू किया गया होगा केंद्र की सरकार के द्वारा। राष्ट्रपति 356 धारा का प्रयोग करता है और राज्यों में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर देता था और यह मामला डे 1 से चला आ रहा था, कोई रोक नहीं थी, कोई टोक नहीं थी। लेकिन यह मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट में आया, एस.आर. बोमई का मामला। जो लोग संविधान में रुचि रखते हैं वो जरूर जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण यह मामला था, एस.आर. बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। पहले केंद्र सरकार विपक्षी दलों की सरकारों को मामूली विवाद होने पर भी 356 के तहत बर्खास्त कर दिया करती थी, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता था। लेकिन एस.आर. बोमई मामले में 7 जजों की संविधान पीठ बैठी और सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 1994 में फैसला दिया और कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार 356 का दुरुपयोग लगभग रुक गया। 356 के दुरुपयोग पर ब्रेक लगाने वाला अगर कोई जजमेंट है तो वो है एस.आर. बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का मामला, जिसमें सोली सोराब जी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पैरवी की थी। इस फैसले को भी सोराब जी के कानूनी आर्गुमेंट के साथ जोड़कर देखा जाता है। आई.आर. कोल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का 2007 में। और इसमें हुआ क्या कि पहले क्या होता था कि जो 9वीं अनुसूची है भारत के संविधान में, 9वीं अनुसूची, उसमें कोई भी अगर कानून डाल दिया जाता है तो उसका न्यायपालिका रिव्यू नहीं कर सकती है, यही कहा गया। यानी कि जो 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी भी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित कानून को अगर उसमें डाल दिया गया 9th शेड्यूल में, तब न्यायपालिका उसके संवैधानिकता की जांच नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा यहां पर इस तरह के कि 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन 11th January 2007 held that 9th schedule item are not immune to judicial review as it is part of the constitution। देखिए, इस बात को बदल दिया और यहां पर सोराब जी का पैरवी बहुत काम आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भले ही आप 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, लेकिन उन सभी कानूनों को जो 9वीं अनुसूची में डाला गया है उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। फर्दर, नथिंग इन द 9th शेड्यूल कैन एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स एज दे फॉर्म बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ फंडामेंटल राइट बेसिक फीचर है, अतः वे उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड आर्टिकल 31B जो 9th शेड्यूल से वर्णन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू रिमूव डिफिकल्टीज एंड नॉट टू वाइप आउट जुडिशियल रिव्यू। Therefore, every amendment to the Constitution, including amendment to the 9th schedule, has to be in accordance with the basic structure doctrine of the Constitution। सुप्रीम कोर्ट ने आई.आर. कोहेलो मामले में कहा कि जो 24 अप्रैल 1973 में जो केशवानंद भारती का फैसला आया, उस डेट के बाद से जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं सरकार के द्वारा, वो सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। गजब का यह फैसला था और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एक तरह से बता दिया कि न्यायिक समीक्षा मौलिक ढांचा है संविधान का और इसको नहीं खत्म किया जा सकता है। यानी कि केशवानंद भारती पर पुनः स्टांप लगा दिया आई.आर. कोहेलो ने और इस प्रकार सोराब जी के साथ ये मामला भी जुड़ता है। सोली सोराब जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके फैसलों को आज हम याद कर रहे हैं।
98 से 2004 के बीच ह्यूमन राइट की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए जो यूएन सब कमीशन बना उसके वे चेयरमैन रहे। कितने बड़े वकील, देश के न्यायविद वो रहे एक तरह से। 2 बार भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल रहे, 77 से 80 तक सोलिसिटर जनरल रहे, दिसंबर 1989 से दिसंबर 90 और फिर 98 से 2004 तक उन्होंने 2 बार अटॉर्नी जनरल के रूप में देश की सेवा की। अटॉर्नी जनरल देश का नंबर 1 लॉ ऑफिसर है, बिगेस्ट लॉ ऑफिसर है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है भारत सरकार के कानूनी पक्ष न्यायालय में रखने के लिए। 2002 में भारत की सरकार ने अभिव्यक्ति की आजादी, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया, पद्म विभूषण। और इस प्रकार सोली सोराब जी को हम याद कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं कि इतने बड़े वकील जिन्होंने इतने लैंडमार्क जजमेंट का उन्होंने सब काम किया। और इस प्रकार सोली सोराब जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जूरिस्ट के रूप में है। कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर कोई फैसला जल्दी से निकल गया हो तो इस वीडियो को जूम करके आप देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो। कोई प्रकार की संशय है, डाउट है किसी भी डिसीजन के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जरूर उत्तर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।